हेलो स्टूडेंट्स, 11th फिक्स 12th इजी में नेक्स्ट टॉपिक है आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो आयोनिक और इलेक्ट्रो बॉन्ड क्या होता है? अगर ऐसा बॉन्ड जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने, जैसे आपने जनरली एग्जांपल देखा होगा, जैसे सोडियम जो होता है, सोडियम पे जनरली हमने चार्ज क्या देखा है, Na+, मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। और वही अगर इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल क्लोरीन एक्सेप्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, एनायन। तो या तो मेटल और नॉन मेटल बोल दो, या आप ये भी बोल सकते हो कैटायन और एनायन के बीच कैटायन और एनायन, पॉजिटिव और नेगेटिव, इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स बनेगा जिसको हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। और आयोनिक बॉन्ड जो बनता है वो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट क्यों बोलता है, एक जना कंप्लीटली डोनेट कर रहा है और दूसरा कंप्लीटली एक्सेप्ट कर रहा है। तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कई बार एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो भी अट्रैक्शन फोर्स जनरली मेटल और नॉन मेटल के बीच बनेगा उसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। मैक्सिमम चांस में आयोनिक बॉन्ड जो आपको मिलेगा उसमें जो भी मेटल्स होते हैं वो एस ब्लॉक वाले, एस ब्लॉक में भी कौन से, फर्स्ट ए और सेकंड ए में जो भी मेटल्स होता है। कभी कभार फर्स्ट ए में लिथियम और सेकंड ए में बेरिलियम, कभी कभार उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी मिलता है। और नॉन मेटल में कौन होना चाहिए, नॉन मेटल में जनरली नाइट्रोजन फैमिली में से नाइट्रोजन फॉस्फोरस, ऑक्सीजन फैमिली में से ऑक्सीजन सल्फर, और हैलोजन में से जनरली फ्लोरीन और क्लोरीन। अगर ये मेटल और नॉन मेटल है तो इनके बीच में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैटायन और एनायन के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनता है, इसको हम बोलते हैं आयोनिक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ओके, तो इसका डेफिनेशन अपन बोलते हैं केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू और मोर एटम्स एज अ रिजल्ट ऑफ द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। वन एटम सोडियम to another atom chlorine, then form Na+ और Cl- के बीच में स्ट्रॉन्ग जो अट्रैक्शन फोर्स बनेगा उसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जनरली वो कौन होगा, मेटल्स। इलेक्ट्रोनेगेटिव जो पी ब्लॉक में मिलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव जिनका ईएन लेफ्ट से राइट जाने पर ईएन क्या होता है, बढ़ता है। तो जिसका ईएन हाई होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव जनरली होता है पी ब्लॉक में, और पी ब्लॉक में मैक्सिमम एलिमेंट नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या होते हैं, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में ये जो अट्रैक्शन फोर्स बनता है इसी को अपन क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नेचर ऑफ आयोनिक बॉन्ड। जितना ज्यादा मेटल और नॉन मेटल के बीच में ईएन का डिफरेंस ज्यादा होगा, मतलब मेटल जो है उसका ईएन तो कम होना चाहिए तब वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और नॉन मेटल वो होना चाहिए जिसका ईएन बहुत हाई हो, जितना हाई होगा उतना इजीली वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या लाएगा, नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयोनिक बॉन्ड। तो मतलब बात ये है जितना डेल्टा ईएन हाई होगा उतना आयोनिक बॉन्ड की नेचर हाई रहेगी। ऐसा भी एक डाटा ले रखा है कि जिन दो एलिमेंट में, मेटल और नॉन मेटल में, दो एटम में अगर ईएन का डिफरेंस 2.1 से, डेल्टा ईएन जो है वो 2.1 से अगर हाई हो, 2.1 से, तो उनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो जनरली आयोनिक बॉन्ड मिलता है। आप देख भी सकते हो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम जो होता है उसका ईएन जो होता है, मैग्नीशियम का जो ईएन होता है वो होता है 1.2, और ऑक्सीजन का ईएन जो होता है वो होता है 3.5। तो 3.5 माइनस 1.2, 2.3। तो देख लो जिनका ईएन का डिफरेंस 2.1 से हाई होता है वो आयोनिक बॉन्ड रखते हैं। कैल्शियम का ऑक्सीजन के साथ और कैल्शियम का क्लोरीन के साथ, ये सारा जो है ये आगे जाके क्या होता है, CaCl2। तो यहाँ पे कैल्शियम जो है उसने सबसे आउटर
2 इलेक्ट्रॉन्स निकालें, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालें इसलिए कैल्शियम पे चार्ज आता है कैल्शियम प्लस 2। और क्लोरीन के 2 एटम्स, तो क्लोरीन का एक एटम एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 2 एटम 2 इलेक्ट्रॉन लेके बनाएगा Ca प्लस 2 2Cl माइनस, तब जाके ये आगे बनाता है CaCl2। Ca प्लस 2 Cl माइनस और Cl माइनस, इनके बीच में जो भी अट्रैक्शन फोर्स बनेगा वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होगा, आयोनिक बॉन्ड। तो बात यही है, एक कैटायन और एनायन के बीच में इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। ओके, ये इसके एग्जांपल्स हैं। अगर हमें इसका फॉर्मूला रिप्रेजेंट करना है तो एक सीधा सा तरीका ये है, जैसे अगर मान लो मेरे को किसी का भी फॉर्मूला बनाना हो, जैसे मान लो मेरे को बोला जाए कि आपके पास एक कैटायन है Al+3 और एक एनायन है F-, तो सबसे पहले तो राइट द सिंबल ऑफ द आयन, आयन का सिंबल लिखना है इन सच अ वे दैट पॉजिटिव आयन इज द लेफ्ट, पॉजिटिव किधर है लेफ्ट, और नेगेटिव जो होगा वो क्या होगा राइट, कैटायन और एनायन। इसके बाद में जो इनकी वैलेंसी, जो एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना है 3 है और फ्लोरीन का वैलेंसी कितना है -1, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो एल्यूमिनियम को मल्टीप्लाई किया 1 से तो एल्यूमिनियम पे आया 1, और फ्लोरीन को मल्टीप्लाई करो 3 से तो ये बनेगा AlF3, बस। तो कोई भी अगर हमें आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मूला बनाना है तो सबसे कैटायन और एनायन को लिखो पहले सिंबल के साथ, फिर उनका जो भी चार्ज है, जो भी चार्ज उनको लिख दो उनके नीचे, और चार्ज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में जो बनेगा वो बनेगा उसका आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मूला। एक और भी देख सकते हैं अपन, जैसे ये बना है वैसे मैं एक और बता सकता हूं। मान लो जैसे अभी पीछे बन देगा क्लोरीन वाला, कैल्शियम और क्लोरीन, कैल्शियम पे चार्ज कितना था +2, क्लोरीन पे कितना था -1, तो ये मैंने मल्टीप्लाई किया तो कैल्शियम पे आया 1, क्लोरीन पे आया 2, CaCl2। ओके, तो सबसे पहले हमें कैटायन और एनायन लिखना है। कैटायन का जो भी उसका वैलेंसी आ रहा है वो वैलेंसी लिखना है और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट, जब भी कोई आयोनिक बॉन्ड बनेगा तो आयोनिक बॉन्ड बनता है तो उसमें कौन कौन सी एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, और अगर इसमें अगर कोई एनर्जी जिससे हम आयोनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी बता पाए तो वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आयोनिक कंपाउंड का जो फॉर्मेशन है उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रहता है। जैसे मेरे को NaCl बनाना है तो NaCl या तो हम डायरेक्ट क्या करें, सोडियम सॉलिड लेते हैं और क्लोरीन गैस लेते हैं, डायरेक्ट आप रिएक्शन करवा सकते हो। अगर 1 मोल बनता है, कोई भी कंपाउंड 1 मोल बनता है उन एलिमेंट से जो उसके स्टेबल फॉर्म है। सोडियम का स्टेबल फॉर्म क्या है, सोडियम सॉलिड, और क्लोरीन का स्टेबल क्या है, Cl2 गैस। तो अगर उनसे बनता है उस दौरान जो भी एनर्जी रिलीज हुआ है, जनरली रिलीज होता है, उसको बोलते हैं फॉर्मेशन एंथैल्पी। अब अगर मान लो हमें 1 मोल ये बनाना है लेकिन और कोई तरीका है, तो एक तरीका ये भी रहता है क्या, सबसे पहले सोडियम जो है सॉलिड को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा गैस में, क्योंकि गैस में ही जाके वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तभी उस पर चार्ज आएगा और 2 चार्ज में अट्रैक्शन होगा। तो सॉलिड को पहले कन्वर्ट करो गैस, तो वहां जो एनर्जी देना पड़ता है सॉलिड टू गैस होता है सब्लिमेशन एनर्जी देना पड़ता है, तो ये प्रोसेस होगा एंडोथर्मिक। फिर गैस में से वो इलेक्ट्रॉन निकालेगा। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देते हैं उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। सोडियम टू सोडियम प्लस, ये हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी। ये भी एनर्जी हमें देना पड़ेगा, तो ये भी होगा एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो Na+ मिल गया। क्लोरीन एनवायरमेंट में मिलता है Cl2 गैस, बट हमें चाहिए Cl- की फॉर्म में। तो सबसे पहले क्लोरीन गैस को ब्रेक डाउन करो। अगर क्लोरीन गैस को ब्रेक डाउन करते हैं तो हम बॉन्ड तोड़ रहे हैं। बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब हमें क्लोरीन चाहिए सिर्फ 1 क्लोरीन, तो क्लोरीन का हाफ मॉलिक्यूल भी काफी है, हाफ मोल। तो हाफ मोल ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी Cl2 को बदल देगा Cl गैस में। अब Cl पे चार्ज आना चाहिए Cl-, तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। आइसोलेटेड गैस एटम व्हेन गेन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग दिस टाइम रिलीज एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। Cl-
Na प्लस ने Cl माइनस को क्या किया, अट्रैक्ट किया और 1 मोल क्या बना लिया, NaCl। इस दौरान एक एनर्जी और रिलीज होगी, इसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। तो ये जो पूरा साइकिल है 1 मोल आयोनिक कंपाउंड बनाने के लिए, इस साइकिल को बोलते हैं बॉर्न हैबर साइकिल। बॉर्न हैबर साइकिल से अगर हम ये लैटिस एनर्जी का वैल्यू पता कर लें तो लैटिस एनर्जी जितना हाई रहेगा उतना आयोनिक कंपाउंड मोर स्टेबल होता है। और हमें यहां से ये भी पता चलता है कि आयोनिक कंपाउंड बनाने के लिए हमें कौन कौन सा एनर्जी चाहिए होता है, कौन कौन सा, सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन, बॉन्ड डिसोसिएशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी जितना हाई होगा उतना आयोनिक कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा। और अगर कोई मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन दे तो इजीली उस पर क्या आएगा, प्लस। तो इजीली इलेक्ट्रॉन देने के लिए आईपी होना चाहिए कम। और अगर कोई नॉन मेटल जल्दी से क्या बना ले, एनायन, तो जल्दी से अगर एनायन बनाएगा तो उसका इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन हाई होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन के लिए जो एनर्जी लगता है वो होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी चाहिए हाई, आईपी होना चाहिए लो। अगर किसी में आयोनिक बॉन्ड बनाना है, आयोनिक बॉन्ड, तो आपको वो मेटल लेना है जिसका आईपी तो कम हो और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई हो। जैसे आईपी कम होता है पीरियोडिक टेबल में सबसे कम सीजियम का, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल दो या ईएन बोल दो, इलेक्ट्रॉन लेने की पावर फ्लोरीन का हाई होता है। तो मेटल अगर सीजियम हो और नॉन मेटल अगर फ्लोरीन हो, उनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। ओके, और उस समय जब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे उस समय जो रिलीज एनर्जी होगी वो होगी लैटिस एनर्जी मैक्सिमम। ओके, तो कौन कौन सी एनर्जी यहाँ पे रिक्वायर्ड हुई है, सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन, बॉन्ड डिसोसिएशन। और ये दोनों एनर्जी जो है ये तो दोनों ही क्या है, इनका डेल्टा एस नेगेटिव, मतलब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और ये तीनों थे एंडोथर्मिक। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है एब्जॉर्ब एनर्जी कम होना चाहिए, रिलीज एनर्जी हाई होना चाहिए। ये जितना ज़्यादा हाई होगा उतना आयोनिक कंपाउंड मोर स्टेबल होगा। कोई भी अगर आयोनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी देखना है तो उसकी मैक्सिमम लैटिस एनर्जी होनी चाहिए और ये एब्जॉर्ब एनर्जी कम होना चाहिए। ओके, और इन सभी से हम डेल्टा एच एफ निकाल सकते हैं, या ऐसा बोलते हैं कई बार हमें किसी कंपाउंड के लिए डेल्टा एच एफ दे रखा हो, सब कुछ दे रखा हो, लैटिस एनर्जी अगर नहीं दे रखा हो तो हम इस फॉर्मूले से, इस तरीके से बॉन्ड हैबर साइकिल से हम लैटिस एनर्जी निकाल सकते हैं। और लैटिस एनर्जी जितना हाई होगा उसका उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा। तो मतलब ये आयोनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ को लैटिस एनर्जी से बता सकते हैं, और लैटिस एनर्जी अपन फाइंड आउट कर सकते हैं किससे, बॉन्ड हैबर साइकिल से। तो बॉन्ड हैबर साइकिल एक तरह से आयोनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ को समझाता है और ये भी बताता है कि कौन कौन सी एनर्जी रिक्वायर्ड रहता है। ओके, इसके अलावा ये कुछ पॉइंट है, डेल्टा एच एफ जितना नेगेटिव होगा उतना आयोनिक कंपाउंड क्या होगा, मोर स्टेबल। लेस नेगेटिव होगा उतना कंपाउंड लेस स्टेबल होगा। और अगर पॉजिटिव है किसी के लिए, अगर ऐसा आ जाए फॉर्मेशन एंथैल्पी पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब वो कंपाउंड अनस्टेबल है, वो नहीं बन सकता। ओके, आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज, तो देखो प्रॉपर्टीज में आयोनिक कंपाउंड नमक NaCl क्या होता है, सॉलिड। पहली बात तो सॉलिड होता है। दूसरी बात कि आयोनिक कंपाउंड अगर NaCl जो है अगर वो गिरता है, गिरने पे वो पूरा बिखर जाएगा, तो मतलब उस प्रॉपर्टी को अपन बोलेंगे ब्रिटल नेचर होगा। इसके अलावा अगर आयोनिक कंपाउंड है तो आयोनिक कंपाउंड अगर सॉलिड में है, सॉलिड स्टेट में, तो सॉलिड स्टेट में अगर आप उस पर अगर एक वायर लगाते हो और वायर लगा के अगर देखते हो तो उसमें करंट का कंडक्शन नहीं होगा, मतलब सॉलिड स्टेट में वो होगा इंसुलेटर। बट अगर आपने NaCl को पानी में डालोगे तो NaCl बनेगा आयंस Na+Cl-, और वो आयंस मूवमेंट करेंगे तो जितना आयन की मोबिलिटी होगी उतना कंडक्टिविटी पे फर्क पड़ेगा। मतलब लिक्विड फेज में उनकी कंडक्टिविटी मैक्सिमम होगी, उससे कम होगा मॉल्टन फेज में, और सबसे लोवेस्ट होगा सॉलिड स्टेट में। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। आयोनिक बॉन्ड जो होता है वो फिक्स कोई डायरेक्शन में नहीं होता। Na+ है, अगर उसके चारों तरफ अगर मैं Cl- रख दूं तो एवरी डायरेक्शन में Cl- को वो इक्वल अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करेगा, कोई भी प्लस वाला माइनस वाले को। डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता, कोवैलेंट बॉन्ड की तरह। तो ये होता है नॉन डायरेक्शनल।
और एक क्या बोला था, क्रिस्टल लैटिस। आयोनिक कंपाउंड डू नॉट हैव मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं होता कुछ भी, एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है, मतलब एक फिक्स रेशियो हो सकता है बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं होता। फिजिकल स्टेट आयोनिक कंपाउंड जो होता है क्या था, हार्ड मतलब सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन ब्रिटल ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो मैंने भी बोला अगर गिरता है तो बिखर जाएगा, ओके, ब्रिटलनेस होता है। और इसके अलावा सॉलिड स्टेट में ध्यान रखना क्या होता है, ये इंसुलेटर, लिक्विड में होता है मोस्ट कंडक्टर, मॉल्टन फेज में कंडक्टिविटी होती है लेकिन कम होती है। आइसोमॉर्फिज्म मतलब होता है अगर दो आयोनिक कंपाउंड है उनकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर सिमिलर हो, क्रिस्टल स्ट्रक्चर अगर सिमिलर हो तो वो होता है आइसोमॉर्फ, और उस फिनोमेनन को बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। टू कंपाउंड्स आर सेड टू बी आइसोमॉर्फस, कई बार हमें पहचानना हो कि दो कंपाउंड आइसोमॉर्फस है क्या, तो हम देख सकते हैं उसमें क्या, सिमिलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिमिलर है तो हम पहचान सकते हैं, जैसे मान लो NaF और MgO, Na प्लस सोडियम में कितने में आता है 11, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, कितने रह गए 10। F माइनस में भी कितने, फ्लोरीन आता 9 पे, एक इलेक्ट्रॉन लिया तो F माइनस में कितने हो गए 10, तो इलेक्ट्रॉन इसमें भी 10, इसमें भी 10। Mg प्लस 2, मैग्नीशियम आता 12, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए 10 रह गए। O माइनस 2 में भी 8 प्लस 2 10, तो मतलब इसके कैटायन और एनायन के बीच में भी 10 इलेक्ट्रॉन है और NaF में भी 10 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर जिनमें भी कैटायन और एनायन में अगर इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम है तो उनकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर सिमिलर मिलेगा, वो एक दूसरे के आइसोमॉर्फस होंगे। CaCl2 मान लो कैल्शियम प्लस 2 NCl माइनस, तो कैल्शियम प्लस 2 में भी आप देखोगे तो लास्ट में कैल्शियम कितने में 20 में से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए कितने 18, Cl माइनस 17 और 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो उसमें भी कितने होंगे 18, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और अगर पोटेशियम का सल्फाइड के साथ, तो पोटेशियम आता है 19, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो पोटेशियम में चार्ज कितना +1, तो इसमें भी 18। और सल्फाइड में सल्फर आता है 16, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये भी 18 इलेक्ट्रॉन। तो इसका कैटायन और एनायन, इनमें भी जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही इस कैटायन और एनायन में है। तो अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो ये सिमिलर स्ट्रक्चर शो करेंगे, तो ये क्या होता है आइसोमॉर्फ। क्रिस्टल हैविंग सेम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये साथ में जब भी आता है .5H2O, .7H2O, ये क्रिस्टलाइन वाटर होते हैं, तो ये सिमिलर होने चाहिए। तो ये वही बात है, क्रिस्टल हैविंग सेम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे ग्रीन विट्रॉल में FeSO4.7H2 है, एप्सम सॉल्ट MgSO4.7H2O, व्हाइट विट्रॉल ZnSO4.7H2O, तो ये सारे आइसोमॉर्फस है। बट ब्लू विट्रॉल जो होता है उसमें 5H2 होता है, तो मतलब जो क्रिस्टलाइन वाटर है वो भी सिमिलर होता है आइसोमॉर्फस में। ऑल एलम्स आर आइसोमॉर्फस बिकॉज दे हैव सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर। पोटास एलम हो गया, क्रोमियम एलम हो गया, जितने भी जो एलम होते हैं, पोटास एलम का फॉर्मूला क्या होता है K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइज .24H2O। तो एक ये तो है पोटास एलम, एक क्रोमियम एलम भी होता है। तो इनमें भी जो क्रिस्टलाइन वाटर है यानी कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होता है, तो वो आपस में क्या होते हैं आइसोमॉर्फ। ओके, नेक्स्ट, अगर हमें कोई भी आयोनिक कंपाउंड का बताना है कि कौन मोर स्टेबल है, किसका आयोनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ हाई है लो है, तो उसका मेन जो पॉइंट है वो रहता है लैटिस एनर्जी। क्या रहता है लैटिस एनर्जी? लैटिस एनर्जी होता है व्हेन गैसियस कैटायन attract to gaseous anion then form 1 mole of ionic solid। गैसेस कैटायन गैसेस एनायन को अट्रैक्ट करता है, तो अट्रैक्ट करेगा तो एक बॉन्ड बनेगा तो वहां पे 1 मोल आयोनिक अगर सॉलिड बने
उस समय जो भी एनर्जी रिलीज होगा उस रिलीज एनर्जी को हम बोलेंगे लैटिस एनर्जी। या आप ये भी पूछते हो व्हेन 1 मोल ऑफ आयोनिक सॉलिड decompose 1 mole of ionic solid decompose in gaseous cation and gaseous anion, that time absorb energy। अगर ये प्रोसेस उल्टा होता है तो एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब एनर्जी इज नोन एज लैटिस एनर्जी। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज फॉर्म्ड, 1 मोल क्रिस्टल लैटिस, आयोनिक सॉलिड को ही बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयंस आर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक, या इसी कंपाउंड को अगर ब्रेक करना है 1 मोल को आयंस में, तो उस दौरान जो एब्जॉर्ब एनर्जी होता है उसको हम बोलेंगे लैटिस एनर्जी। जस्ट उल्टा, हायर लैटिस एनर्जी ग्रेटर विल बी हायर स्टेबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड। जितना लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा आयोनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतना ही हाई होगा, उतना ही इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग होगा। लैटिस एनर्जी किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है? अगर हम कुछ कंपाउंड देखते हैं जैसे NaCl, MgCl2, AlCl3, तो ध्यान रखना लैटिस एनर्जी जो होता है चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहां पे NaCl, MgCl2, AlCl3 जो है इधर से इधर हम जा रहे हैं, तो चार्ज ऑफ कैटायन क्या होगा? इंक्रीज। तो चार्ज अगर इंक्रीज होगा तो लैटिस एनर्जी भी क्या होगा? इंक्रीज। आप ये भी लिख सकते थे NaF, MgF2 और AlF3। तो यहां पे भी Na प्लस, F माइनस, Mg प्लस 2, 2F माइनस और Al प्लस 3, 3F माइनस। तो सोडियम टू एल्यूमिनियम जाने पर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, चार्ज इंक्रीज होगा तो लैटिस एनर्जी क्या होगा? इंक्रीज। और अगर हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, अगर मान लो कई बार टॉप टू बॉटम, यहां पे अगर हम देखते हैं कैटायन लिथियम टू सीजियम, एनायन हमने कांस्टेंट कर दिया था। अगर हम कैटायन टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो टॉप टू बॉटम जाने पर क्या बढ़ेगा? साइज। साइज बढ़ेगा तो कैटायन एनायन थोड़ा दूर हो जाएंगे, दूर होंगे तो अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा कम हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा तो रिलीज एनर्जी भी कम हो जाएगा। तो इसलिए टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो LiCl टू CdMCl अगर जाते हैं तो कैटायन का साइज इंक्रीज होगा और लैटिस एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर मिलेगा। और लेफ्ट टू राइट जाने पर चार्ज इंक्रीज होगा, तो चार्ज इंक्रीज होगा तो चाहे आप ये मान लो, चाहे आप ये भी बोलते हो Na2O, MgO और Al2O3, इनमें भी आप बोलते हो चार्ज इंक्रीज होने के साथ लैटिस एनर्जी इंक्रीज होगा। ओके, तो ये बात था लैटिस एनर्जी के बारे में। लैटिस एनर्जी जितना हाई होगा उतना आयोनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ हाई रहेगा। ओके, ये बात अपन को ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर अपन देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है पोलराइजेशन। क्या है पोलराइजेशन? तो पोलराइजेशन अगर हम देखते हैं तो पोलराइजेशन पर डिपेंड करता है क्या, अगर किसी भी आयोनिक कंपाउंड में, किसी भी आयोनिक कंपाउंड में कौन से कैरेक्टर आ जाए? कोवेलेंट कैरेक्टर। जैसे अगर मान लो मैंने बोला, अगर देखा जाए कोई भी मान लो आयोनिक कंपाउंड है, जैसे अगर मानो एल्यूमिनियम प्लस 3 है और Cl माइनस है, ये भी एक कैटायन है और ये भी एक एनायन है। तो अगर ऐसा देखा है जब कैटायन का साइज बहुत स्मॉल हो, अब वो कैटायन या तो होता है पीरियोडिक टेबल में राइट साइड, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने पर रेडियस क्या होगी? डिक्रीज। और या फिर लेफ्ट साइड हो लेकिन टॉप पे हो, जैसे लिथियम प्लस, बेरिलियम प्लस 2, लिथियम प्लस या बेरिलियम प्लस 2। अगर कैटायन का साइज स्मॉल हो, एनायन का साइज लार्ज हो, एनायन का साइज मतलब Br माइनस, I माइनस, तो ऐसे केस में देखा गया है कैटायन और एनायन के बीच में आयोनिक बॉन्ड तो बनता है लेकिन आयोनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होने लग जाते हैं। और आयोनिक बॉन्ड में अगर कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होते हैं तो उस फिनोमेनन को अपन बोलते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन ऑफ एनायन बाय कैटायन होता है। एनायन में पोलराइजेशन है, एनायन जो होता है उसकी शेप में चेंज आता है,
शेप में डिस्टॉर्शन आता है कैटायन के कारण, क्योंकि कैटायन जो है उसका साइज छोटा होने से उसका जेड इफेक्टिव हाई होता है, तो ये इसको हाईली अट्रैक्ट करता है, उस वजह से इसकी शेप में डिस्टॉर्शन मिलता है। तो बात ये है, व्हेन अ कैटायन अप्रोच एनायन क्लोजली, पॉजिटिव चार्ज ऑफ अ कैटायन अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, पॉजिटिव वाला जो है वो बहुत स्मॉल हो और नेगेटिव जो आयन है, नेगेटिव आयन ये बहुत लार्ज हो। जो स्मॉल होगा उसका जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव रेडियस क्या होता है, इनवर्स, तो स्मॉल होने से इसका जेड इफेक्टिव हाई होगा, तो ये एनायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने से ऐसा देखा गया है, ये जो एनायन बहुत ज़्यादा कैटायन की तरफ शिफ्ट होता है, एनायन की शेप जो होती है उसमें डिस्टॉर्शन मिलता है, उससे इनके बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने लग जाती है, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने से कोवेलेंट बॉन्ड के कैरेक्टर डेवलप होते हैं आयोनिक कंपाउंड। ऐसा तब होगा जब पॉजिटिव चार्ज वाले का जेड इफेक्टिव हाई होगा, मतलब या तो कैटायन का साइज छोटा हो या फिर चार्ज हाई हो, चार्ज बढ़ने के साथ साथ भी, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने के साथ भी जेड इफेक्टिव बढ़ता है। ड्यू टू दिस कंबाइंड इफेक्ट क्लाउड ऑफ एनायन इज ब्लक्ड इलोंगनेट टुवर्ड्स कैटायन, एनायन जो होता है वो किसकी तरफ, कैटायन की तरफ शिफ्ट होता है। दिस इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन, deformation, polarization of anion by cation is called polarized anion। ओके, दोबारा मैं बोल देता हूं, सिंपल सा मीनिंग है। पोलराइजेशन के बारे में फाजा ने बताया था, फाजा ने बोला कि कोई भी कंपाउंड जो है वो 100% ना तो आयोनिक है ना ही कोवेलेंट है, मतलब आयोनिक कंपाउंड में भी कोवेलेंट कैरेक्टर देखा गया है। आयोनिक बॉन्ड किसके बीच बनता है, कैटायन और एनायन, तो ऐसा देखा गया है कैटायन का साइज अगर स्मॉल हुआ, लिथियम प्लस, बेरिलियम प्लस +2, और एनायन का साइज लार्ज हुआ, I माइनस, Br माइनस, तो एनायन कैटायन की तरफ शिफ्ट होगा, जिससे एनायन की शेप में चेंज आएगा, और उससे इनके बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग मिली है, और शेयरिंग मिली है तो उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर मिला है आयोनिक बॉन्ड में। उस वजह से जब कोवेलेंट कैरेक्टर होगा तो ऐसे कंपाउंड की फिर वाटर में सॉल्युबिलिटी कम मिली थी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम मिला था, तो जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी वो चेंज मिला ड्यू टू कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड्स। ओके, नेक्स्ट, पोलराइजेशन पावर अगर देखा जाए, एबिलिटी ऑफ कैटायन टू पोलराइज टू नियर बाय एनायन। ये मैं कैटायन बोलता हूं कि ये लिथियम प्लस है और ये एनायन, मैं बोल सकता हूं कि एनायन जो है वो I माइनस है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन से ये देखो एनायन का शेप जो चेंज हो जाता है, सो द डिस्टॉर्शन ऑफ एनायन बाय कैटायन, इससे इनके बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने लग जाती है और कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। दिखता ही है ना, जैसे कभी आपने देखना कोवेलेंट बॉन्ड में बेरिलियम +2 मिलेगा आपको और Cl माइनस, तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयोनिक बॉन्ड मिलना चाहिए, बट अपन BeCl2 का हम पढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन, Sp, तो हाइब्रिडाइजेशन किस में पढ़ते हैं अपन, कोवेलेंट बॉन्डिंग में। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग अगर होगा तो फिर उसमें क्या आ गया, मेटल और नॉन मेटल हो गया, तो मेटल नॉन मेटल में बॉन्ड मिलना चाहिए आयोनिक, बट ये कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया, कोवेलेंट कैरेक्टर आने से फिर उसमें हाइब्रिडाइजेशन मिला, और हाइब्रिडाइजेशन मिल गया मतलब वही बात है, वो कंपाउंड कौन सा, कोवेलेंट। तो BeCl2 में बेरिलियम ने क्लोरीन को क्या कर दिया, पोलराइज कर दिया, जिससे उनके बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने लग गई, और शेयरिंग होने लग गई तो BeCl2 जो है, इसी वजह से BeCl2 में बेरिलियम और क्लोरीन के बीच में 2 सिग्मा बॉन्ड मिलते हैं। ओके, तो पोलराइजेशन का सिंपल मीनिंग सीधा सा ये है, डिस्टॉर्शन ऑफ एनायन बाय कैटायंस ड्यू टू हाई Z इफेक्टिव ऑफ कैटायन, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कैटायन and highly positive charge on cation, that's why covalent character increase between cation and anion and ionic character decrease. Okay.
पोलराइजेशन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है? पोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है फाई से, ये चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और साइज के इनवर्स। कैटायन का साइज, मेटल का साइज क्या होना चाहिए? स्मॉल। जितना कम होगा उतना उतना कैटायन एनायन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, जिससे उसकी शेप में क्या आएगा? डिस्टॉर्शन, जिससे इनमें कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होंगे। कोवैलेंट कैरेक्टर अगर मेटल और नॉन मेटल के बीच में अगर कोवैलेंट कैरेक्टर मिलने लग जाए, मतलब वो ड्यू टू पोलराइजेशन। ओके, पोलराइजेबिलिटी क्या होती है? पोलराइजेबिलिटी होती है एबिलिटी ऑफ एन एनायन टू गेट पोलराइज बाय द कैटायंस। एबिलिटी किसकी? एनायन की, पोलराइज होने की। किससे? कैटायन से। पोलराइजेशन ऑफ एनायन कॉज सम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द आयंस, सो आयोनिक बॉन्ड एक्वायर सर्टेन कोवैलेंट कैरेक्टर। आयोनिक बॉन्ड तो है ही उनमें, लेकिन आयोनिक बॉन्ड में जैसे लिथियम अगर मेटल है और आई माइनस, तो मेटल और नॉन मेटल में बॉन्ड तो आयोनिक होता ही है, बट उस आयोनिक के अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाए, जैसे उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, वाटर में सॉल्युबिलिटी कम हो गई, तो ये कैरेक्टर क्या है? ये कैरेक्टर कोवैलेंट कैरेक्टर। पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवैलेंट कैरेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर्स सजेस्टेड बाय फाजान आर नोन एज फाजान रूल। ये जो भी है फैक्टर्स का सब फाजान ने बताया था, इसलिए इसको फाजान रूल भी अपन बोलते हैं। ओके, पोलराइजेशन को अपन क्या बोलते हैं? आयोनिक पोटेंशियल, चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन रेडियस ऑफ कैटायन। फाजान रूल या पोलराइजेशन के क्या फैक्टर हैं? अगर कैटायन का साइज जो है वो क्या हो? इंक्रीज हो। तो कैटायन का साइज तो क्या होना चाहिए? स्मॉल। कैटायन का साइज अगर इंक्रीज होगा तो पोलराइजेशन क्या होगा? डिक्रीज। और पोलराइजेशन डिक्रीज होगा तो आयोनिक कैरेक्टर क्या होंगे? इंक्रीज, कोवैलेंट कैरेक्टर डिक्रीज। मतलब बेरिलियम टू बेरियम, टॉप टू बॉटम रेडियस क्या होता है? इंक्रीज। रेडियस इंक्रीज होगा तो फाई क्या होगा? डिक्रीज। तो कोवैलेंट कैरेक्टर भी डिक्रीज, आयोनिक कैरेक्टर क्या हो जाएंगे? इंक्रीज। इसलिए मैंने अभी जो बोला, आप कभी भी केमिस्ट्री में देखना हाइब्रिडाइजेशन जो है sp का एग्जांपल अक्सर BeCl2 मिलेगा आपको। MgCl2 को हमेशा लिखा हुआ मिलेगा Mg+2 Cl- एंड Cl-। कभी भी कोवैलेंट बॉन्ड बनाया हुआ नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वहां पे आयोनिक बॉन्ड है। ओके, तो पोलराइजेशन साइज ऑफ कैटायन के क्या होता है? इनवर्स। कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए, जितना छोटा होगा उतना कैटायन का जेड इफेक्टिव हाई होगा, एनायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे कैटायन एनायन की शेप में करेगा डिस्टॉर्शन, जिसको बोलते हैं पोलराइजेशन। जिस वजह से कैटा एनायन की शेप में चेंज आएगा, इसको बोलते हैं डिस्टॉर्शन। और इससे इनके बीच में कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होंगे? इंक्रीज, और आयोनिक कैरेक्टर क्या होंगे? डिक्रीज। ये आपके सामने एग्जांपल है BeCl2। ये मेटल है, ये नॉन मेटल, फिर भी इनके बीच में कोवैलेंट कैरेक्टर मिलता है। sp हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल होता है। ओके, पीरियड में जाएंगे तो अपन क्या देखेंगे? चार्ज। तो पीरियड में जाने पर कैटायन का साइज भी क्या होता है? डिक्रीज, क्योंकि पीरियड में जाने पर आपको पता है जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, तो रेडियस क्या होगा? डिक्रीज। तो रेडियस भी डिक्रीज हो रहा है, दूसरा चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है। तो चार्ज इंक्रीज होने से जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा और कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होंगे। जैसे NaCl आयोनिक होता है, MgCl2 भी हम आयोनिक मान लेते हैं, AlCl3 कोवैलेंट मिलता है, और SiCl4 तो 100% कोवैलेंट मिलता है। तो कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होंगे? इंक्रीज। ओके, सेम आप यहां पे बोल सकते हो KCl CaCl2, ये भी आयोनिक होता है, बट अगर आप देखोगे गैलियम Cl3 और उसके बाद में सिलिकॉन के बाद आता है जर्मेनियम GeCl4, तो इनमें भी लेफ्ट से राइट जाने पर कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज। ओके, तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। पीछे वाला जो पॉइंट था उसमें एग्जांपल हम और भी ले सकते हैं इसमें। जैसे अगर कई बार ऐसा हो, मान लो आपको ये दिया जाए
जो लिथियम है LiF, LiCl, LiBr और LiI, तो यहाँ पे साइज जो है फ्लोरीन टू आयोडीन, फ्लोरीन टू आयोडीन, ये क्या होता है एनायन। तो अगर एनायन का रेडियस क्या हो रहा है इंक्रीज, तो एनायन का साइज तो क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए पोलराइजेशन के लिए। तो अगर रेडियस ऑफ एनायन बढ़ेगा तो फिर फाई कोवेलेंट बढ़ेगा, बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होंगे, आयोनिक कम हो जाएंगे। मतलब इन सभी में सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कौन होगा LiI, क्योंकि इस एनायन का साइज सबसे लार्ज है। ओके नेक्स्ट, एनायन आपके सामने देखो ये आ गया CF2Ci2, टॉप टू बॉटम एनायन का साइज इंक्रीज हो रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होंगे, आयोनिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएंगे। इसका एग्जांपल अभी मैंने जो बोला वो भी हो सकता है। इनमें भी आप ले सकते हो AlF3, AlCl3, AlBr3 और AlI3। तो फ्लोरीन टू आयोडीन, फ्लोरीन टू आयोडीन, रेडियस ऑफ एनायन इंक्रीज, कोवेलेंट कैरेक्टर कोवेलेंट इंक्रीज, आयोनिक डिक्रीज। इन चारों में से सिर्फ एक ही आयोनिक होता है, ये ओनली वन आयोनिक होता है, बाकी सारे कोवेलेंट होते हैं। जब कोवेलेंट पढ़ रहे हो ना, जब हाइब्रिडाइजेशन पर पढ़ते हैं तो वहां आता है कि इन तीनों का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन अपन पढ़ते ही कोवेलेंट में, तो अगर वो मिल रहा है मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर है उसमें। ओके इसका एक एग्जांपल ये भी ले सकते अपन, सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और एक सिल्वर आयोडाइड। टॉप से बॉटम जाने पर फ्लोरीन टू आयोडीन, एनायन का साइज इंक्रीज हो रहा है, मेटल का साइज वही है, मेटल होता है सिल्वर डी ब्लॉक में। तो एनायन का साइज बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो वहां पे आयोनिक कैरेक्टर क्या होगा डिक्रीज। ओके चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन, चार्ज अगर बढ़ेगा तो पोलराइजेशन इंक्रीज होगा। तो NaCl से SiCl4 चार्ज क्या हो रहा है इंक्रीज, चार्ज इंक्रीज होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा इंक्रीज, आयोनिक डिक्रीज हो जाएगा। ये तो पीछे भी आ गया। चार्ज ऑफ एनायन पोलराइजेशन, तो चार्ज यहां पे भी अगर इंक्रीज होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा इंक्रीज। जैसे एल्यूमिनियम नाइट्राइड, यहां पे N-3, ऑक्साइड में O-2 और फ्लोराइड में F-। तो मेटल, मेटल तीनों में कौन है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में चार्ज कितना +3, बट एनायन नाइट्राइड में -3, -2, -1। तो जहां पे माइनस हाई होगा चार्ज बढ़ेगा, वहां पे कोवेलेंट कैरेक्टर हाई रहेंगे। ओके तो ये बात है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको ये बोल सकता हूं, इसमें ऑर्डर ऑफ पोलराइजेशन पावर जो है 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन वाले जो होते हैं S ब्लॉक, 18 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं D ब्लॉक, और एक और मिलता है आपको P ब्लॉक का भी मिलता है, इसमें नहीं दे रखा, मतलब आपको ये मिलता है 18 इलेक्ट्रॉन, 18 + 2 इलेक्ट्रॉन, और एक मिलता है 8 इलेक्ट्रॉन। 18 इलेक्ट्रॉन जैसे मान लो जिंक +2, ये मिलता है Sn +2, और ये मिलता है मान लो आपको बोल दें कैल्शियम +2। जिंक +2 में लास्ट में आता है देख लेना 3s2, 3p6, 3d10, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन है। Sn +2 में भी यही आएगा, Sn और में, लेकिन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये आता क्या 4s, मतलब NH2 NP2, तो NP वाले 2 इलेक्ट्रॉन तो निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन S में बचे, बाकी D वाला रहेगा। मतलब इसमें भी लास्ट में आपको मिलेगा
4s2 4p6 4d10 और मिलेगा 5s2 18 + 2 और कैल्शियम में लास्ट में क्या मिलेगा 3s2 3p6 आपको ये मिलेगा। तो यहां पे जहां इलेक्ट्रॉन डी में होंगे, डी के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर होते हैं, दूर होंगे तो शील्डिंग, न्यूक्लियस को शील्ड करने की पावर यहां पे कम होगी। शील्डिंग इफेक्ट जब कम होता है तो क्या बढ़ता है जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव जो कैटायन का जेड इफेक्टिव हाई रहेगा अगर एनायन पर, तो एनायन कैटायन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, जिससे ये कैटायन एनायन के शेप में क्या कर देगा डिस्टॉर्शन, जिसको अपन बोलते हैं पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन सबसे ज़्यादा होगा डी ब्लॉक वाले में, फिर होगा पी ब्लॉक वाले में, फिर होगा एस ब्लॉक वाले में। तो बात यह है कि अगर किसी का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अगर डी में आ रहा है, डी में, तो उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे हाई होंगे, फिर होगा पी ब्लॉक वाले मेटल में, और फिर होगा एस ब्लॉक वाले में। मतलब अगर आप इसका एग्जांपल ये ले सकते हो, कुछ एग्जांपल नीचे ले भी रखें, आप ये ले सकते हैं, मान लो अगर ये है, ये NaCl और ये है CuCl, तो Na प्लस का आता है 2s2 2p6 8 इलेक्ट्रॉन, और ये आएगा Cu प्लस, ये आएगा 3s2 3p6 3d10 18 इलेक्ट्रॉन। तो 18 इलेक्ट्रॉन वाला जो है उसका पोलराइजेशन पावर हाई आएगा, तो कोवैलेंट कैरेक्टर भी हाई आएगा। ओके, तो इसलिए इसने लिखा है कॉपर प्लस एंड सोडियम प्लस बोथ आर कैटायन, स्यूडो इनर्ट एंड इनर्ट। मतलब कॉपर प्लस का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है 18 इलेक्ट्रॉन वाला, उसको बोलता है स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। और Na प्लस का तो क्या होगा इनर्ट गैस, नियॉन जैसा, सेम चार्ज है, बट कॉपर प्लस मोर कोवैलेंट होता है, बिकॉज उसमें ये 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं डी में, तो डी में आ रहे हैं तो डी का शील्डिंग इफेक्ट कम होगा, पोलराइजेशन हाई होगा, तो कोवैलेंट कैरेक्टर भी हाई होगा। LiF2 LiI टॉप टू बॉटम किसका इंक्रीज हो रहा है, एनायन का साइज। SF2 SF4 SF6 चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ेगा तो पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होंगे। और ये जो है CaCl2 टू FeCl2, तो यहाँ पे तो आ गया आपका, एक आ गया S ब्लॉक वाला, S ब्लॉक वाले से D ब्लॉक वाले की पोलराइजेशन पावर हाई होगी। FeCl2 FeCl3 दोनों ही D ब्लॉक के, बट एक +2 वाला एक +3 वाला है, तो चार्ज बढ़ेगा, तो चार्ज बढ़ने के साथ साथ जेड इफेक्टिव बढ़ता है कैटायन का अगर जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो पोलराइजेशन बढ़ेगा, और पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होंगे। तो बात सीधा सही है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग 18 इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक वाले में, 18 + 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं पी ब्लॉक वाले में, और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं एस ब्लॉक वाले में। तो एस ब्लॉक सबसे कम कोवैलेंट होगा, आयोनिक ज़्यादा होगा, फिर पी ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक वाले जो है वो मैक्सिमम कोवैलेंट होंगे मेटल्स। एप्लीकेशन ऑफ पोलराइजेशन अगर बढ़ेगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा इंक्रीज, और कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज, वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। डिटरमाइन कोवैलेंट एंड आयोनिक कैरेक्टर ऑफ मॉलिक्यूल। तो फाई अगर इंक्रीज होगा तो फाई इंक्रीज होने के साथ साथ कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा, आयोनिक डिक्रीज, ये तो है ही बात। लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा, साइज डिक्रीज, कैटायन साइज डिक्रीज, चार्ज इंक्रीज, कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज, फाई इंक्रीज। टॉप टू बॉटम फाई डिक्रीज, आयोनिक इंक्रीज, कोवैलेंट डिक्रीज, कोवैलेंट कैरेक्टर डिक्रीज, आयोनिक इंक्रीज, टॉप टू बॉटम। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें हाइड्रेशन एनर्जी की, यहां से एक बात ये भी आता है, सॉल्युबिलिटी भी बता दूंगा मैं, ताकि ये ध्यान रहे कि अगर किसी कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा,
तो अब यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं क्या, solubility इनवर्सली डिपेंड्स ऑन फाई इंक्रीज होने के साथ, हाँ ये ध्यान रखना, विथ प्रोटिक सॉल्वेंट का बेस्ट एग्जांपल ले लेना वाटर। मान लो अगर आपको यही बोल दें LiCl टू CgMCl, तो LiCl टू CgMCl जो है, इनमें आपको पूछ लिया जाए कि मिनिमम जो है, मिनिमम सॉलिबिलिटी वाटर के साथ किसकी होगी, तो LiCl टू CgMCl जो है, लिथियम का साइज छोटा है, तो लिथियम टू CgM रेडियस ऑफ कैटायन क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो फाई हो रहा है क्या, डिक्रीज, फाई डिक्रीज हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर इंक्रीज हो रहा है, बट इंक्रीज हो रहा है तो सबसे ज़्यादा किसका, CgMCl, सबसे कम किसका होगा, LiCl। तो LiCl की ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होती है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे कि अल्कोहल में, तो सॉल्युबिलिटी के इन्वर्स ले रहता है। ओके, इसके अलावा एक बात और, फाई जो होता है वो इन्वर्सली होता है थर्मल स्टेबिलिटी के, थर्मल स्टेबिलिटी। अगर हम किसी भी कंपाउंड को, जैसे मान लो मैंने कार्बोनेट को हीटिंग किया, तो कार्बोनेट ने टूटने पर दिया ऑक्साइड और CO2 गैस, तो कौन सा कार्बोनेट जल्दी टूटेगा, जितना जल्दी वो टूटेगा इसका मतलब उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या कम है। तो अगर हम Li टू CO3 से CgM टू CO3 जा रहे हैं, अगर हम लिथियम कार्बोनेट टू CgM कार्बोनेट, तो आपको पता होना चाहिए लिथियम टू CgM टॉप टू बॉटम रेडियस ऑफ कैटन क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो फाई क्या होगा, डिक्रीज, और फाई डिक्रीज होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो इन सब में फर्स्ट ए के जो कार्बोनेट है, फर्स्ट है लिथियम कार्बोनेट, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, CgM कार्बोनेट। मतलब टॉप से बॉटम जाने पर अगर कैटायन का साइज बढ़ रहा है तो फाई कम होगा, थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, तो थर्मल स्टेबिलिटी जो है कार्बोनेट हो गया, चाहे मतलब ये जो ऑर्डर है ये कार्बोनेट में भी लगेगा, इसके अलावा मतलब ये कार्बोनेट में भी लगेगा, बाई कार्बोनेट में भी टॉप से बॉटम इंक्रीज होगा, सल्फेट में भी टॉप से बॉटम इंक्रीज होगा, और नाइट्रेट में भी टॉप से बॉटम इंक्रीज होगा। ओके, मतलब जहां पे भी आपको साथ वाला जो एनायन है, अगर ये आपको मिले पॉली एटॉमिक, इसमें एटम के नंबर 2 से ज्यादा मिले, पॉली एटॉमिक में थर्मल स्टेबिलिटी जो होगा फाई क्या होगा, इनवर्सली। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट मैं पॉइंट बोल रहा हूं, हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी सीधा सा ये है, अगर कोई आयोनिक कंपाउंड वाटर के साथ बॉन्ड बनाता है फॉर सॉल्युबिलिटी, अगर उसको सॉल्युबल करने के लिए, तो वाटर के साथ जब अट्रैक्शन बनेगा फॉर सॉल्युबिलिटी, उस समय एक एनर्जी रिलीज होती है, उसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। व्हेन NaCl soluble in water, that time Na plus ion form bond with water molecule, that bond is known as ion dipole bond। NaCl जो है, NaCl वो अगर वाटर में टूटेगा किसमें, Na+, यहां वाटर के मॉलिक्यूल जो है, वाटर के मॉलिक्यूल आपको पता ही है कि हाइड्रोजन में पॉजिटिव, ऑक्सीजन में नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, तो ये बन गया प्लस माइनस डाइपोल। तो इस डाइपोल का Na+ के साथ आयन डाइपोल फोर्स बनता है। तो जब ये फोर्स बनता है यहाँ पे
इस समय एक एनर्जी रिलीज होती है, इसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। अगर हाइड्रेशन एनर्जी हाई है लैटिस एनर्जी से, इस आयोनिक कंपाउंड की लैटिस एनर्जी से, तो उस कंपाउंड की वाटर में क्या हो जाएगी, सॉलिबिलिटी, मतलब वो सॉल्युबल हो जाएगा। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन द हाइड्रेशन ऑफ 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी। 1 मोल आयनिक क्रिस्टल जो है वाटर में, अगर हाइड्रेशन वाटर में जा रहा है तो वाटर के साथ बॉन्ड बनाएगा, उसमें जो रिलीज एनर्जी होगी वो क्या होगी, हाइड्रेशन एनर्जी। ओके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जनरली क्या होता है, जनरली ये होता है कि आयोनिक कंपाउंड को अगर सॉल्युबल करना है तो जनरली सॉल्वेंट हम लेते हैं वाटर। उसका रीजन ये होता है वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो बहुत हाई होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है, कैपेसिटी ऑफ ए मीडियम, एक मीडियम की कैपेसिटी टू मिनिमाइज इंटर आयनिक इंट्रैक्शन बाय न्यूट्रलाइजिंग चार्ज ऑफ आयंस। ये जो NaCl है, NaCl के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो कैपेसिटी होती है सॉल्वेंट की, उसको बोलते हैं हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जब ये टूटेगा तो ये Na+Cl- टूटेगा, तभी ये वाटर के साथ बॉन्ड बना पाएगा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का होता है 81। HF और H2SO4 का वाटर से हाई होता है, लेकिन फिर भी वाटर जो होता है वो होता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, क्योंकि ये जो ऊपर वाले हैं HF और H2SO4 ये मैक्सिमम रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करने लग जाते हैं, इसलिए इनका यूज किया नहीं जाता। तो वाटर एक अच्छा सॉल्वेंट है और वाटर का आयोनिक कंपाउंड के साथ बॉन्ड बनेगा तो उस समय जो एनर्जी रिलीज होगी उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। ओके, वाटर क्या है, पोलर, तो लाइक डिजो लाइक। NaCl भी क्या होता है, NaCl भी प्लस और माइनस, NaCl बोलो या कोई भी आयोनिक कंपाउंड बोल दो, आयोनिक कंपाउंड का तो पोलर, तो पोलर पोलर में डिजोल्व होगा, लाइक डिजोल्व लाइक। ओके, तो आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड, नॉन पोलर जो होते हैं वो मोर सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। तो जब NaCl देखो पानी में घुलता है तो ये आयन का वाटर के साथ आयन डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स बनता है। अगर इस समय और ये जो आयन टूट रहा है Na+ और Cl-, तो आयोनिक कंपाउंड अगर तोड़ते हैं तो उस समय जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो होती है लैटिस एनर्जी। तो अगर हाइड्रेशन एनर्जी अगर लैटिस एनर्जी से अगर ज़्यादा हो जाए तो वाटर सॉल्युबल हो जाएगा। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, हाइड्रेशन एनर्जी हो और चाहे लैटिस एनर्जी हो, दोनों ही एनर्जी, यहाँ थोड़ा पॉइंट ध्यान रखना, हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस दोनों ही चार्ज के होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और साइज के होता है इनवर्सली। ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखना। तो अगर देखा जाए हाइड्रेशन और लैटिस एनर्जी के बेसिस पर, तो कब हमें हाइड्रेशन एनर्जी देखना है, कब हमें लैटिस एनर्जी देखना है, तो ये एक मैं पॉइंट बताता हूं आपको। क्या, इफ कॉमन आयन, आपको जो भी कंपाउंड दे रखा है उसमें कॉमन आयन, इफ कॉमन आयन इज फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, हाइड्राइड, नाइट्राइड, लिथियम प्लस, बेरिलियम +2, अगर आपको कॉमन आयन ये मिलते हैं तो आप फिर सॉल्युबिलिटी के लिए क्या देखोगे, लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी डोमिनेंट। और थोड़ा एक ध्यान रखना, सॉल्युबिलिटी के लिए, सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है हाइड्रेशन एनर्जी और इनवर्सली होता है लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी कम होना चाहिए। अब जैसे मान लो, इस बात का एग्जाम्पल क्या, जैसे मान लो आपको एग्जाम में बोला जाए LIF, NAF, KF, RBF और CGMF, सारों में कॉमन कौन है, फ्लोराइड। कौन है, फ्लोराइड।
तो फ्लोराइड है कॉमन, तो अब आपको फ्लोराइड हो, हाइड्रोक्साइड हो, ऑक्साइड हो, हाइड्राइड हो, तो हमें फिर क्या देखना है, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी जो होता है और चाहे हाइड्रेशन एनर्जी होता है, दोनों ही चार्ज के प्रोपोर्शनल, साइज के इनवर्स। अब आप यहाँ पे आप देखोगे तो सब में चार्ज क्या आएगा, सिमिलर ही आएगा, Li प्लस एफ माइनस, Na प्लस एफ माइनस, K प्लस एफ माइनस। बट लिथियम टू सीजियम प्लस, कैटायन का रेडियस क्या होगा, इंक्रीज। कैटायन का रेडियस इंक्रीज होगा तो लैटिस एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। और लैटिस एनर्जी अगर डिक्रीज होगी तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो इनमें आएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये तरीका इसलिए बनाना पड़ता है क्योंकि लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी दोनों ही प्रैक्टिकल वैल्यू होती है, और प्रैक्टिकल वैल्यू आप थियोरेटिकली नहीं बता सकते। इसलिए एक तरीका है, अगर कॉमन आयन आपको फ्लोराइड मिले, हाइड्रोक्साइड मिले, ऑक्साइड, हाइड्राइड, नाइट्राइड, लिथियम प्लस, बेरिलियम प्लस 2 ये मिले, तो आपको देखना है लैटिस एनर्जी। और अगर आपको if common ion is कॉमन आयन कार्बोनेट हो, बाइकार्बोनेट हो, सल्फेट हो, नाइट्रेट हो, सल्फाइट हो, नाइट्राइट हो, मतलब पॉलीएटॉमिक हो, या सीजियम प्लस हो, बेरियम प्लस 2 हो, आयोडाइड हो, ये अगर हो तो फिर आपको देखना है हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और साइज के इनवर्सली, और हाइड्रेशन एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल देता हूं, सीजियम फ्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड और सीजियम आयोडाइड, इन सब में कॉमन कौन है, सीजियम। तो सीजियम कॉमन है, तो सीजियम अगर कॉमन है तो क्या देखोगे, हाइड्रेशन एनर्जी। अब आप देखो फ्लोरीन से आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो रेडियस इंक्रीज होने पर हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज, और हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा, डिक्रीज। तो इनमें डिक्रीजिंग ऑर्डर मिलेगा आपको। ओके, तो ये आपके सामने है हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में। हाइड्रेशन एनर्जी जो है एकदम आराम से देख सकते हो, हाइड्रेशन एनर्जी जो है, जब भी आयोनिक कंपाउंड को पानी में डालोगे तो आयंस का वाटर के साथ बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, हाइड्रेशन एनर्जी। ओके, हाइड्रेशन एनर्जी में इस आयन और वाटर के बीच में आयन डाइपोल बॉन्ड बनता है, और हाइड्रेशन एनर्जी जो है, या इसको ये भी बोलते हैं सॉल्वेशन एनर्जी। जनरली सॉल्वेंट हम वाटर लेते हैं क्योंकि वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, क्योंकि उसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हाई है, और डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो है वाटर से भी ज़्यादा कईयों का होता है, लेकिन उनमें ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है, इसलिए उनका हमेशा यूज़ नहीं किया जाता। तो वाटर है, लाइक डिजोल्व लाइक, पोलर पोलर में डिजोल्व होगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में। तो नॉन पोलर जो है उनका सॉल्युबिलिटी जनरली देखते हैं बेंजीन, अल्कोहल, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। यहाँ हम आयोनिक पढ़ रहे हैं तो आयोनिक का वाटर में जब सॉल्युबिलिटी देखते हैं तो वाटर के साथ जब बॉन्ड बनेगा तो वहाँ पे निकलेगी हाइड्रेशन एनर्जी, और जब वो आयोनिक कंपाउंड टूटेगा Na प्लस और Cl माइनस में तो उस समय भी एक एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा, लैटिस एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए, हाइड्रेशन एनर्जी हाई होनी चाहिए लैटिस एनर्जी से। ओके, तो उसके लिए मैंने बता दिया कि हाइड्रेशन एनर्जी आपको कब देखना है, हाइड्रेशन एनर्जी चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेडियस के इनवर्सली। लैटिस भी वही होता है, और दोनों प्रैक्टिकल वैल्यू होती है, तो आपको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए आपको पता कैसे चलेगा, अगर ये कॉमन आयन होते हैं तो आपको देना है लैटिस एनर्जी। जो भी स्मॉल आयन, बोलते स्मॉल या मोनो एटॉमिक आयन, और कॉमन आयन अगर लार्ज हो तो फिर आपको देखना है लार्ज हो या पॉली एटॉमिक हो तो हमें देखना है फिर कॉमन आयन। अगर ये हो तो हमें देखना है क्या, हाइड्रेशन एनर्जी, और हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी। ओके, तो ये आपके सामने है, हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस से हाई आएगा तो सॉल्युबल होगा, और लैटिस आएगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी,
या बहुत कम सॉल्युबल हो। ओके, तो ये था आयोनिक कंपाउंड में, इसको ध्यान से देखिए, इसमें जो भी डाउट्स बने, जो भी क्वेश्चंस बने उसको सॉल्व कीजिए, जो भी डाउट्स आए वो कमेंट में बताइए, ताकि हमें नेक्स्ट टॉपिक में आपके एक ऐसा भी कुछ लाए जिसमें आपके डाउट भी हम क्लियर कर पाए। तो जुड़े रहिए आर्म्स एकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए।